अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने कुछ सेक्शन सी सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 38 तक सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे वो कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम सेक्शन सी में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे, यानी कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स थोड़ा सा लिखने होंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। तो हमें सबसे पहले बताना है कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन क्या होता है? इज अ नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग जनरली फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि मैंने आपको ये चीज पिछले क्वेश्चन आंसर्स में भी बताई थी कि एक रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ किसी भी चीज को आने को डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन इज अ ड्रिवन बाय ग्रेडियंट इन गिव्स फ्री एनर्जी और केमिकल प्रोटेक्ट। यानी कि डिफ्यूजन को जो स्टार्ट करने के लिए, यानी कि उसे ड्राइव करने के लिए किसकी जरूरत होती है? कौन सी एनर्जी की जरूरत होती है? ग्रेविटी एनर्जी की। और क्या होती है? केमिकल पोटेंशियल की जरूरत होती है। इन दोनों में से कोई भी चीज यूज हो सकती है। केमिकल पोटेंशियल यानी कि एक तरफ तो ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन एक तरफ कम है, तो ये केमिकल पोटेंशियल हो गया। ग्रेविटी एनर्जी क्या होती है? ये भी एक फ्री एनर्जी होती है जो डिफ्यूजन के अंदर यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये दो चीजें हैं, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है, बट क्या होगा? एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, अब और एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ज्यादा से कहाँ मूव हो जाएगा? ज्यादा से चीज जो होगी कॉन्सेंट्रेशन वो कम की तरफ मूव हो जाएगी। तो ये होता है डिफ्यूजन। तो और ऑस्मोसिस में भी इसी तरह का होता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसके अंदर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। और जो डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस होती है, दोनों किसकी टाइप होती है? पैसिव। ओके, उसके बाद है पैसिव ट्रांसपोर्ट की। उसके बाद है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इज अ simultaneous net movement of diffusion of solvent molecules through a selectively permeable membrane from a region of high water potential to the region of low water potential। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है? बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह ही होता है, बस फर्क सिर्फ उतना होता है कि एक तरफ तो वाटर की पोटेंशियल जो होती है ज्यादा होती है। जैसे ये दो जार हो गए, एक तरफ तो वाटर की पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर की पोटेंशियल यानी कि वाटर की एनर्जी ज्यादा है, और एक तरफ वाटर की एनर्जी कम है। तो क्या होगा? ज्यादा से कम की तरफ मूव हो जाएगा। अ, तो ये और किसकी मदद से? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से। तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस इन द डायरेक्शन दैट टेंड्स टू इक्वलाइज द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑन टू साइड्स। और फिर क्या होता है? सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन दोनों जगह सेम हो जाती है। सॉल्यूट का मतलब होता है जो चीज इसके अंदर डिजोल्व है, यानी कि पहले तो एक साइड पे ज्यादा थी फिर और एक साइड पे कम थी। तो लेकिन जब ऑस्मोसिस हुआ तो फिर क्या हुआ? दोनों जगह एक बराबर आ गई सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूट कोई भी सॉल्ट हो सकता है, शुगर हो सकता है, कोई भी चीज तो डिजोल्व की गई हो वो सॉल्यूट है। और जिस चीज के अंदर डिजोल्व किया गया हो, जैसे कि वाटर है या कोई भी लिक्विड है, तो वो हो गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट भी आपको समझ आ गया होगा, सॉल्यूशन भी समझ में आ गया। सॉल्वेंट, सॉरी, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है ये। उसके बाद है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? इज अ सेल्यूलर प्रोसेस इन विच सब्सटेंस आर ब्रॉट इनटू द सेल। यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर सब्सटेंस सेल के अंदर आ रहा हो। ये सेल है, अब सब्सटेंस क्या होगा? सेल के अंदर आएगा, सेल के अंदर आएगा, तो ये होगा एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में बाहर आता था, ठीक है। द मटेरियल टू बी इंटरनलाइज इज सराउंडेड बाय एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब क्या होता है? मटेरियल, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी मदद से अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद है विच देन बर्ड्स ऑफ इनसाइड द सेल टू फॉर्म वेसिकल कंटेनिंग द इंजेस्टेड मटेरियल। यानी कि जो सेल के खाने का अमल होता है वो एंडोसाइटोसिस होता है, और ये किसकी मदद से होता है? ये सेल मेम्ब्रेन की मदद से होता है। बर्ड्स ऑफ इनसाइड द सेल टू फॉर्म अ वेसिकल। और फिर क्या होता है? एक वेसिकल बन जाती है। जब खाना अंदर आता है ना तो एक वेसिकल बन जाती है। वेसिकल कंटेनिंग द इंजेस्टेड मटेरियल, यानी कि जो खाना बॉडी ने वो सेल ने लिया होता है वो इस तरह वैक्यूल के अंदर जमा हो जाता है। एंडोसाइटोसिस इंक्लूड्स पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस क्या होती है? अगरचे वो लिक्विड है, सेल के पीने के अमल को पिनोसाइटोसिस बोलते हैं और खाने के अमल को फैगोसाइटोसिस। ओके, और ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती थी और ये वेसिकल के अंदर आके स्टोर हो जाती।
और सिंपल क्या होता था, सिर्फ कोई भी सब्सटेंस जो होता था वो ब्रॉट इनटू द सेल, सेल के अंदर आता था। तो ये सिर्फ एक सिंपल एंडोसाइटोसिस होती है, यानी कि सेल के खाने के अमल वो एंडोसाइटोसिस है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स फंक्शन इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले हमने बताना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इज द वेराइटी ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि जो मुख्तलिफ अकसाम की जिंदगियां अर्थ पे मौजूद है, वेराइटी वेरिएबिलिटी इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। मुख्तलिफ किस्म की, मिसाल के तौर पर फ्रूट है तो मुख्तलिफ किस्म के हैं, सब्जियां मुख्तलिफ किस्म की है, एनिमल्स मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज के होते हैं। ठीक है, इट कैन बी मेजर्ड ऑन वेरियस लेवल। और फिर क्या होता है, मुख्तलिफ लेवल पर इनको मेजर किया जाता है। देयर आर फॉर एग्जाम्पल जैन, और फिर जो उनके अंदर अलग अलग खासियत होती है उनको किस किस तरह से उसको मेजर किया जाता है। मिसाल के तौर पे देयर इज फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जो मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स वेजिटेबल एनिमल्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर जेनेटिक चेंजेस होती है, जेनेटिकली वो अलग होते हैं। या फिर स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी कि स्पीशीज उनकी अलग अलग होती है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी कि वो अलग अलग किस्म के इकोसिस्टम में रहते हैं। कोई जानवर होता है पानी में रहता है, कोई जानवर होता है लैंड पे रहता है, कोई जानवर होता है दोनों जगह रहता है। तो ये सब उनकी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। और फाइलोजेनिक डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी यानी कि जो वैरायटी होती है ये इवनली नहीं होती। जरूरी नहीं है कि अगर 5 डियर दुनिया में मौजूद है तो 5 लायन ही होंगे, और 5 तरह के फ्रूट मौजूद होंगे, 5 तरह के वेजिटेबल मौजूद होंगे। तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कोई चीज ज्यादा पाई जाती है, कोई चीज कम पाई जाती है। इनके ना जेनेटिकली भी अलग हो सकते हैं, इनकी स्पीशीज भी अलग होती है, ये कहाँ रहते हैं वो जगह भी अलग होती हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं ये बायोडाइवर्सिटी कहलाती है, यानी कि मुख्तलिफ अकसाम की चीजें जो दुनिया में पाई जाती है। अब बायोडाइवर्सिटी का फायदा क्या होता है, इंपॉर्टेंस, बायोडाइवर्सिटी इज असेंशियल फॉर द प्रोसेस दैट सपोर्ट्स ऑल लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमंस। यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि हम ह्यूमंस के लिए, मुख्तलिफ जिंदगियों के लिए जो अर्थ पे मौजूद है, अब चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, कोई भी हो, उन सब के लिए ये बहुत फायदेमंद होती है। विदाउट अ वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स, प्लांट और एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वी कैन नॉट हैव द हेल्दी इकोसिस्टम दैट वी रिलाई ऑन टू प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड द फूड वी ईट। यानी कि अगर जो मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह नहीं होंगे तो हम तो एक चीज पर जिंदा नहीं रह सकते। अगर एक ही तरह का फ्रूट होता, एक ही तरह के वेजिटेबल होते, एक ही तरह का एनिमल होता, तो क्या होता, वो हमें ना एयर दे पा, और अगर प्लांट्स भी एक तरह के होते तो हमें एयर भी उतनी नहीं मिल पाती। ठीक है ना, हमें फूड की वैरायटी मिल पाती, कुछ भी नहीं हो पाता, इवन फूड भी हमारा पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि हम एक चीज तो हर वक्त खा नहीं सकते थे। एंड पीपल ऑल्सो वैल्यू नेचर ऑफ इटसेल्फ, और नेचर की खासियत यही है कि हर चीज अलग अलग तरह की, अलग अलग अकसाम में, तो ये उसकी खूबसूरती है नेचर की। ठीक है, और ये हमारे लिए ब्रीथिंग करने में इंपॉर्टेंट होती है, कि हमें खाना देने में इंपॉर्टेंट होती है। मुख्तलिफ किस्म के जो वाइड रेंज होती है वो एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पाई जाती है, मुख्तलिफ किस्म के पाए जाते हैं। तो ये जो होती है, ये फायदा होता है बायोडाइवर्सिटी का, यानी कि अल्लाह ताला ने हर चीज मुख्तलिफ अकसाम की बनाई है ताकि वो हमें खाना भी दे सके, उनसे हम सांस भी ले सके, हमारे इकोसिस्टम को हेल्दी रख सके। यानी कि जो पूरा सिस्टम है जिसमें प्लांट भी आ गए, एक इंसान पैदा हुआ, फिर उसने खाया वगैरह चीजें खाई, उसके बाद क्या हुआ, वो डिकम्पोज हुआ, वो फिर से फिर वो डिकम्पोज हो गया, वो फिर से सॉइल में मिल गया। ठीक है, यानी कि फिर ये साइकिल चलती रहती है, ये सब चीजें होती है, ये कहलाती है इकोसिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिफाइन वाइटामिन एंड एक्सप्लेन इट्स टू टाइप्स। वाइटामिन को डिफाइन करना है, उसकी दोनों टाइप्स को बताना है। तो वाइटामिन क्या होते हैं, आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर एसेंशियल टू एन ऑर्गेनिज्म इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन। यानी कि वाइटामिन का काम क्या होता है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये किसी से ड्राइव नहीं किए जाते, ये जो होते हैं नेचर में प्रेजेंट होते हैं, दैट आर एसेंशियल, तो इससे इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दैट आर एसेंशियल फॉर टू एन ऑर्गेनिज्म स्मॉल क्वांटिटीज फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक, यानी कि बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी की लिए जरूरी होता है ताकि वो मेटाबॉलिक फंक्शन, यानी कि जो भी हमारी बॉडी के फंक्शन है उनको पूरा कर सके। Essential nutrients cannot be synthesized in the organism in sufficient quantity for survival. यानी कि जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, असेंशियल विटामिन होते हैं, वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज खुद नहीं कर सकती।
और उसके बगैर जिंदा भी नहीं रह पाएगी। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से हमें लेनी पड़ती है। सिंथेसाइज इन द ऑर्गेनिज्म इज सफिशिएंट एंड देयरफॉर बी ऑब्टेन थ्रू द डाइट। और फिर क्या किया जाता है, अपने खाने के जरिए इसको ऑब्टेन किया जाता है। अब हम एनिमल खा रहे हैं या प्लांट खा रहे हैं, ये सारे जो विटामिन होंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं और जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, तो ये क्या होता है, किसी अपने खाने के तौर पर अपटेक करते हैं हम, ताकि हमारी जो जरूरत है वो खाते हैं, ताकि हमारी जरूरत पूरी हो सके। उसके बाद है टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स। वाइटामिन्स की क्या क्या अकसाम होती है। तो वाइटामिन्स होती हैं दो तरह की, एक होती है फैट सॉल्युबल वाइटामिन, एक होती है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। तो जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन होती है वो क्या होती है, फैट सॉल्युबल वाइटामिन आर एब्जॉर्ब अलोंग विद फैट्स इन अ डाइट एंड आर स्टोर्ड इन बॉडीज फैटी टिश्यू एंड इन द लिवर। यानी कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन क्या होते हैं, ये फैट के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। जो फैट हम अपनी खाने में लेते हैं, ये फैट उसके अंदर स्टोर होते हैं, क्या कहते हैं, उसी उसमें एब्जॉर्ब होते हैं और फिर स्टोर होते हैं हमारे फैटी टिश्यू में। जो हमारे हमें चर्बी वगैरह मौजूद होती है कि उसके अंदर स्टोर होते हैं। और कहाँ स्टोर होते हैं, ये लिवर के अंदर स्टोर होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि इनको एब्जॉर्ब होने के लिए भी फैट की जरूरत होती है, और ये स्टोर भी कहाँ होते हैं, फैटी टिश्यू में होते हैं और लिवर के अंदर होते हैं। देर आर फाउंड इन मैनी प्लांट्स एंड एनिमल फूड एंड इन डाइटरी सप्लीमेंट्स। यानी कि हाँ, ये प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, ये एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, और क्या होते हैं, ये हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स, यानी कि जो भी चीजें हम खा रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म की, उनके अंदर भी ये मौजूद होते हैं। और बहुत सी चीजें हम डाइटरी सप्लीमेंट्स, हम मल्टी वाइटामिन वगैरह लेते हैं, तो ये सारी चीजें जो होती है उनके अंदर भी मौजूद होती है। बहुत से फैट सॉल्युबल विटामिन जब हमें डाइट में नहीं मिलते और हमारी बॉडी में उसकी कमी होने लगती है, तो हम मल्टी वाइटामिन खाते हैं ताकि उसकी कमी को बैलेंस किया जा सके। उसके बाद है विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल। यानी कि जो विटामिन ए, डी, ई के क्या है, फैट सॉल्युबल हैं। इनको फैट की जरूरत होती है बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए, तो इसलिए कहलाते हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन। अगला है हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन, नाम ही बता रहे कि इसको वाटर की जरूरत होगी बॉडी के अंदर स्टोर होने के लिए। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर कैरी टू द बॉडी टिश्यू बट आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। और क्या होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं, ये कैरी तो होते हैं बॉडी टिश्यू के अंदर, लेकिन ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकते। मतलब अगर आप ज्यादा खाएंगे तो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, हमारी बॉडी इसको स्टोर नहीं करेगी, इसको संभाल कर नहीं रखेगी, जैसे कि फैट सॉल्युबल ग्रोथ, ठीक है। ये स्टोर नहीं होते। देयर आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स एंड एनिमल फूड एंड इन डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड मस्ट बी टेकन इन डेली। यानी कि इनकी क्या बात होती है, खास कि ये हमें डेली लेने होते हैं, ठीक है। और ये भी जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन्स प्लांट एनिमल्स में मौजूद होते थे, ये भी वैसे ही मौजूद होते हैं। और ये जो होते हैं डाइटरी सप्लीमेंट्स यानी कि मल्टीविटामिन्स में भी मौजूद होते हैं। उसके अलावा उसके अलावा जो होता है ये बॉडी में स्टोर भी नहीं हो पाते। और इनकी एग्जाम्पल क्या होती है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की, कि ये विटामिन सी होता है, विटामिन सी एंड मेंबर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वाटर सॉल्युबल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं। ये बीसीक्यूज एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, सॉरी, और ये इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग में भी आ सकता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आर वाटर सॉल्युबल, कि जो कुछ मेंबर्स हैं वो वाटर सॉल्युबल। विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या आ गए, वाटर सॉल्युबल आ गए। और एडीई के क्या हो गए, फैट सॉल्युबल। तो आपको इनकी एग्जाम्पल भी याद रखनी है। और वाटर सॉल्युबल जो होते हैं हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, ये भी याद। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डिफाइन बायोलॉजिकल मेथड्स इन दिस स्टेप्स। बायोलॉजिकल मेथड को उनके स्टेप्स के अकॉर्डिंग बताना है। तो द सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज बाय फॉर्मुलेटिंग अ क्वेश्चन, collecting data about it through observation and experiment and testing a hypothetical answer about living things is called biological method। यानी कि मुख्तलिफ नॉलेज जो हमारा है उसके क्वेश्चंस को और डेटा को कलेक्ट करना, और फिर उनका क्या करना, उनको ऑब्जर्व करना, उनको एक्सपेरिमेंट करना, उनको टेस्ट करके उनका आंसर निकालना, मुख्तलिफ क्वेश्चन का आंसर निकालना, ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके, उनको टेस्ट करके, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। जो चीजें हम बायोलॉजी में ऑब्जर्व करते हैं, अब कोई डिजीज है, अब हमें उसका पता लगाने की वो किस वजह से हो रहा है, तो वो बायोलॉजिकल मेथड
के जरिए हम पता लगाते हैं कि आखिर ये डिजीज हो क्यों रहा है, किस चीज की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब चाहे वो कोई एनिमल की वजह से हो, कोई फंगाई की वजह से हो, कोई बैक्टीरिया की वजह से हो, कोई वायरस की वजह से हो, तो ये सब डिपेंड करता है। और वो किसके थ्रू पता चलता है? बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू पता चलता है। जैसे फिजिक्स में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो बायोलॉजी मेथड के अंदर क्या करता है? डिजीज का पता लगाते हैं मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के जरिए। तो सबसे पहला जो बायोलॉजिकल मेथड है, जिसके थ्रू बायोलॉजिकल मेथड किया जाता है, वो है ऑब्जर्वेशन। तो the first step is to identify the reason of the problem followed by the formulation of question about what has been observed। यानी कि उसका जो रीजन, कोई भी वजह, जो हम कोई भी प्रॉब्लम है तो अब उसकी वजह निकालना, उसको उस सवाल को हल करना, उसको ऑब्जर्व करना। अब हम कोई चीज, कोई भी डिजीज का पता लगा रहे तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि आखिर ये क्या वजह हो सकती है, और सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन। In 1880, Leeuwen studied the blood sample of malaria patient, observed tiny creative named as Plasmodium। तो ये जो थी, इन्होंने लेवरेन ने क्या किया था? मलेरिया पेशेंट के अंदर ये ऑब्जर्व किया था, मतलब कि उसको स्टडी किया था, माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको देखा कि आखिर ये किस वजह से हो सकता है। तो उनको क्या मिला? प्लाज्मोडियम मिला। तो बस ये एक ऑब्जर्वेशन है कि जिसके जरिए हम जो चीज हम नोटिस कर रहे हैं। अब ये हो गई ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? इट इज अ डेफिनेशन एज इंटेलिजेंट guess made by scientists in the form of statement. In malaria case, an intelligent guess is made after observation that plasmodium is the cause of malaria, but it's only a guess। यानी कि हाइपोथेसिस में क्या होता है? ये या आप आम बंदा कोई ये गैस नहीं कर सकता। हाइपोथेसिस सिंपली एक गैस होता है, लेकिन ये हम लोग नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक साइंटिस्ट का जो गैस होता है, जो उसको लगता है, सिर्फ जो उसकी थिंकिंग होती है, वो हाइपोथेसिस कहलाती है। इंटेलिजेंट गैस होती है। ठीक है, जैसे कि मलेरिया किसकी एग्जांपल दी हुई है? मलेरिया केस एन इंटेलिजेंट गैस इज मेड आफ्टर ऑब्जर्वेशन। और हाइपोथेसिस किसको देख के दिया जाता है? ऑब्जर्वेशन को देख के दिया जाता है, ऑब्वियसली। तो आफ्टर ऑब्जर्वेशन दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया बट ओनली अ गैस, यानी कि ये सिर्फ एक गैस है, ये कोई चीज कंफर्म नहीं है। ये जब तक के रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट, कंक्लूजन वगैरह नहीं निकल जाता, तब तक ये सिर्फ एक गैस ही है कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है। अब किसी के बीमार बंदे के, मलेरिया के पेशेंट के अंदर हम देखेंगे प्लाज्मोडियम है, तो हम यही गैस करेंगे कि ना कि ये जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल ब्लड में तो ये मौजूद नहीं है। तो ये क्या हो गया? एक गैस हो गया, जो कि अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो ये हो गया हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या है? एन इंटेलिजेंट गैस। ओके, अब हम मूव करते हैं अगले। ऑब्जर्वेशन हो गया, हाइपोथेसिस हो गया, फिर आ गया रीजनिंग। तो रीजनिंग होती है दो तरह की, एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग, दूसरी होती है डिडक्टिव रीजनिंग। तो इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है? इंडक्टिव रीजनिंग में मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल एग्जाम्पल, यानी कि स्पेसिफिक किसी चीज, पर्टिकुलरली हम किसी चीज की तरफ बात कर रहे हैं, फिर हम जनरल पर आ गए। जैसे कि इन्होंने दी हुई एग्जाम्पल शार्क। शार्क क्या एक फिश है, फिशेस के पास क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं। तो फिर क्या हुआ? शार्क के पास भी स्केल हुए, यानी कि शार्क को हमने स्पेसिफाई किया कि शार्क क्या एक फिश है, और फिर हम जनरल पे आ गए सारी फिशेस पे कि फिशेस के पास स्केल होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि शार्क के पास भी स्केल होंगे। तो ये हो गई इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? जनरल स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ मूव कर रहे हैं। उसके बाद है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है? मलेरिया केस फॉलोइंग डिडक्शन इज मेड। मलेरिया केस में क्या होती है? कुछ डिडक्शन की जाती हैं, कुछ चीजों को हटाया जाता है। अब वो चीजें क्या क्या डिडक्शन हमने की गई थी? इफ प्लाज्मोडियम इज द केस ऑफ मलेरिया, देन ऑल द मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर बॉडी। जैसा मैंने आपको बताया, अगरचे मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, तो फिर इस हिसाब से सारे जो मलेरिया के पेशेंट होंगे उनके पास प्लाज्मोडियम होना चाहिए उनके ब्लड में, और नॉर्मल लोग जो होंगे उनके पास नहीं होना चाहिए। तो और अगरचे ऐसा नहीं है, तो फिर ये जो हाइपोथेसिस है वो गलत है, ऑब्जर्वेशन भी गलत है। ठीक है, तो ये हमने डिडक्शन की कि सबके अंदर होना चाहिए, नहीं है तो ये, इसका मतलब ये कुछ गलत है इसके अंदर। उसके बाद है एक्सपेरिमेंट। अब हमने क्या कर लिया? ऑब्जर्वेशन हो गई, हाइपोथेसिस हो गया, रीजनिंग हो गई। इसके बाद है हम एक्सपेरिमेंट पर। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? साइंटिस्ट परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ टेस्ट। एक्सपेरिमेंट कहते हैं टेस्ट को,
जिसमें हम प्रैक्टिकली चीज को करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट निकालते हैं। प्रैक्टिकली मतलब खुद से करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ मलेरिया, ब्लड सैंपल ऑफ 100 हेल्दी पर्सन वर एग्जाम्पल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो यानी कि एक क्या किया इन्होंने, जो हेल्दी पर्सन थे उनका ब्लड चेक किया, और जिनको मलेरिया था उनका ब्लड चेक किया। पता क्या चला, जो हेल्दी लोग थे उनके ब्लड के अंदर जो था वो मलेरिया नहीं था, सॉरी प्लाज्मोडियम नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है, और जो मलेरिया के पेशेंट्स थे उनके अंदर प्लाज्मोडियम था। तो ये बात साबित हो रही थी कि जो है मलेरिया जो था वो प्लाज्मोडियम की तरफ हो रहा था। लेकिन अब जो है हमने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, अब हम एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गई चीज, अब हम इस चीज को कैसे बताएंगे, वो रिजल्ट के थ्रू बताएंगे। रिजल्ट क्या होता है, इन द केस ऑफ मलेरिया इट वाज फाउंड दैट ऑल मलेरिया पेशेंट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, व्हेयरएज द ब्लड सैंपल ऑफ हेल्दी पर्सन वर फ्री फ्रॉम प्लाज्मा। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, एक्सपेरिमेंट में हमने चीज का से पता लगाया, रिजल्ट में हमने चीज को साबित करके लिखा कि ये चीज जो है ये इसी वजह से हो रही है, यानी कि प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया हो रहा है। और मलेरिया के अंदर अब हमने पूरी बात बताई ना कि जो नॉर्मल लोग थे उनके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था, लेकिन जो मलेरिया के लोग थे उनके अंदर प्लाज्मोडियम था, मतलब कि मलेरिया भी उसी की वजह से हो रहा था। अब जो है रिजल्ट लिख लिया, अब हम पूरी चीज को एक सेंटेंस में कंक्लूड कर देंगे कि ये जो है ये जो है ये अटल बात है कि अब बिल्कुल कंफर्म है ये, इसी की वजह से ये चीज हो रही है। तो ये होता है कंक्लूजन। इफ योर हाइपोथेसिस वाज सपोर्टेड इट्स ग्रेट, इफ नॉट रिपीट एक्सपेरिमेंट। तो यानी कि अगर जो आपका हाइपोथेसिस जो है, जैसे कि हमने बताया ये इंटेलिजेंट, ये सिर्फ एक गेस दिया किया साइंटिस्ट ने कि ये जो था प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा होगा, तो ठीक है, तो फिर एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट ने भी हाइपोथेसिस को ही साबित कर दिया। लेकिन अगर चे एक्सपेरिमेंट कहता कि नहीं, जो नॉर्मल लोग हैं उनके अंदर भी प्लाज्मोडियम है, तो इसका मतलब क्या, वो हाइपोथेसिस गलत हो गया। अब दोबारा से एक्सपेरिमेंट होगा, दोबारा से रीजनिंग होगी, फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंट होगा, सॉरी दोबारा से हाइपोथेसिस बनेगा, फिर रीजनिंग होगी, फिर एक्सपेरिमेंट बनेगा। इसीलिए जो है बार बार करना पड़ेगा, अगर फिर से गलत होगा फिर से करना पड़ेगा। उसकी फिर एग्जाम्पल क्या होगी कंक्लूजन की, कंक्लूजन इज मेड दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। बाद में कंक्लूड क्या किया गया, यानी कि पूरा जो एक सेंटेंस में अगर हम बोले कि फिर क्या चीज अखज की गई, वो ये चीज बताई गई कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा था, सिंपल। ये सिर्फ एक चीज एक सेंटेंस में हमने कंक्लूड कर दिया। रीजनिंग में हमने बताया कि ये चीज मौजूद थी जिसकी वजह से ये हुआ था। रीजनिंग में हम बताते हैं, एक्सपेरिमेंट में हम प्रूव करते हैं, और कंक्लूजन में हम सिर्फ ये बात साबित कर देते हैं कि हाँ यही चीज है, ये चीज इसी की वजह से हो रही है और कोई वजह नहीं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन किंगडम सिस्टम। किंगडम सिस्टम को अब अगर लॉन्ग में आएगा तो हमें सारी चीजें इनको डिफाइन भी करनी पड़ेंगी, सारे किंगडम्स को। शॉर्ट में आएगा तो हम सिंपली नाम भी बता सकते हैं इनका, थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन देके, जिसने भी किंगडम दी होगी। ठीक है, तो दो तरह की किंगडम क्लासिफिकेशन होती है। एक तो होती है प्रीवियसली क्लासिफाई, पहले जो थी, जो लोग थे उन्होंने कैसे किंगडम को क्लासिफाई किया था कि दो ही किंगडम्स होती है, एक प्लांट किंगडम होती है, एक एनिमल किंगडम होती है। लेकिन फिर क्या हुआ, तीन किंगडम की क्लासिफिकेशन आई, और जो किसने दी, अर्नेस्ट हैकेल ने दी। कब दी, अर्नेस्ट हैकेल ने तीन किंगडम की क्लासिफिकेशन दी, कब दी, 1866 में दी। और इंट्रोड्यूस न्यू किंगडम नेम एज प्रोटिस्टा इंक्लूडिंग यूग्लिना बैक्टीरिया। और क्या किया, प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया, प्रोटिस्टा के बारे में बताया कि जिसके अंदर क्या होता है, यूग्लिना बैक्टीरिया वगैरह के बारे में। ठीक है, इन दोनों चीजों के बारे में भी बताया, यूग्लिना और बैक्टीरिया के बारे में। उसके बाद है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद पहले दो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आई जिसमें प्लांट किंगडम और एनिमल का बताया। फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आई जिसमें प्रोटिस्टा, यूग्लिना और बैक्टीरिया के बारे में बताया। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई जो जिसने दी रॉबर्ट विटेकर ने, कब दी, 1969 में दी। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, किंगडम मोनेरा, सबसे पहले किंगडम मोनेरा, इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट जस्ट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो किंगडम मोनेरा में क्या आता है, सारे प्रोकैरियोट आते हैं। प्रोकैरियोट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंसेस में। प्रोकैरियोट क्या होता है, जो एक सेल से मिलकर बनता है। ठीक है, सिर्फ एक सेल होती है उसके अंदर। तो किंगडम मोनेरा में क्या आता है, प्रोकैरियोट्स आते हैं, और क्या होते हैं, जिनके सेल ऑर्गेनेल्स अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। तो ये क्या हो गया, बैक्टीरिया होगा और साइनोबैक्टीरिया होगा, ये होगा मोनेरा में। उसके बाद है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होता है, इट इज अ प्लेस फॉर ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट ईस्ट,
Most protista are aquatic. It includes protozoa and unicellular algae. Example paramecium algae. तो किंगडम प्रोटिस्टा में क्या हुआ, सारे यूकैरियोटिक आ गए। यूकैरियोट मतलब ये जो थे इनके सेल ऑर्गेनल्स डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ठीक है, और ये यूनिसेल्युलर भी थे, यानी कि एक सेल से मिलके बने थे। किसके अलावा, ईस्ट के अलावा। ईस्ट के अलावा जो सारे थे वो यूकैरियोटिक थे, यानी कि जो सेल थी उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स थे, तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में ही बताया था कई बार कि ये जो है जो सारे ऑर्गेनल्स थे वो अलग अलग मौजूद थे, प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं थे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये यूकैरियोटिक है, इनके ऑर्गेनल्स अलग अलग मौजूद है। ये यूनिसेल्युलर थे, यानी कि ये एक सेल से मिलके बने थे। उसके अलावा ये ईस्ट था, यानी कि ईस्ट के अलावा, ईस्ट जो था वो इसके अंदर प्रोटिस्टा में शामिल नहीं था। मोस्ट प्रोटिस्टा आर एक्वेटिक, यानी कि क्या होते हैं ये ज्यादातर वाटर में पाए जाते हैं, ज्यादातर जो प्रोटिस्टा होते हैं, कुछ नहीं भी पाए जाते हैं। इट इंक्लूड प्रोटोजोआ, सारे प्रोटोजोआ जो आ गए वो आ गए प्रोटिस्टा में। और क्या होगा, प्रोटोजोआ और यूनिसेल्युलर एल्गाई, यानी कि काई जो होती है वो यूनिसेल्युलर हो गई। उसके अलावा पैरामीशियम आ गया, पैरामीशियम एल्गाई, ठीक है। एल्गाई क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है, ये किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। पैरामीशियम भी होता है, ये सारे आ गए किंगडम प्रोटिस्टा में, जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। किसके अलावा, सारे शामिल हैं एक्सेप्ट ईस्ट, और ये समंदर में पाए जाते हैं। और दो आ गए पैरामीशियम और एल्गाई, एल्गाई यानी कि काई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, किंगडम फंगाई। किंगडम फंगाई क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल द मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक फंगाई। मल्टी सेल्यूलर यानी कि बहुत सारे सेल से मिलके बना है, ठीक है। यूकैरियोटिक यानी कि जो सेल ऑर्गेनिज्म वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्या है, एक मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक फंगाई, तो किंगडम फंगाई बोल गया। देयर आर ई क्लोरोफिलस, यानी कि एक क्लोरोफिलस, यानी कि इनके पास क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। ये एब्जॉर्प्टिव होते हैं। हेटेरोट्रॉफ यानी कि क्या होते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं। होस्ट है, होस्ट है यानी कि फंगाई क्या करता है, होस्ट है, होस्ट से क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है खाना, ठीक है। और कभी कभार उनका फायदा भी दे रहा होता है, कभी उनका नुकसान भी कर रहा होता है। तो ये आगे सारे किंगडम फंगाई एब्जॉर्प्टिव हो गए, यानी कि एब्जॉर्ब करके खाना खाते। दे है सेल वॉल, दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ मेनली काइटिन, यानी कि जो किंगडम फंगाई होते हैं, जो फंगाई होते हैं उनके अंदर क्या मौजूद होता है, सेल वॉल मौजूद होता है। जैसे प्लांट में मौजूद होता है वैसे इनमें भी मौजूद होता है, लेकिन बस प्लांट में किसी और चीज से मिलके बना होता है सेल वॉल, इसके अंदर काइटिन से मिलके बना होता है। प्लांट में सेल्यूलोज से मिलके बना था, ठीक है। दे हैव अ बॉडी कॉल्ड माइसीलियम व्हिच इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, एग्जांपल मशरूम, यानी कि इनकी बॉडी क्या कहलाती है, माइसीलियम कहलाती है। और जो इनके ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं हाइफी, एग्जाम्पल मशरूम, ठीक है। ये अगरचे मशरूम है, ठीक है, ये इसकी बॉडी हो गए माइसीलियम, और उसके बाद जो ये हो गए थ्रेड्स, ये क्या आ गए, हाइफी। हाइफी कहाँ होते हैं, यूं इस तरह मौजूद होते हैं बहुत सारे हाइफी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये सारे आ गए हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो मौजूद होते हैं। उसके बाद है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी क्या होता है, इट इंक्लूड्स ऑल द मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। दे हैव सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, एग्जांपल एल्गाई एंड ब्रायोफाइट्स। तो यानी कि क्या होते हैं, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यानी कि किंगडम प्लांटी क्या होते हैं, मुख्तलिफ सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ सेल से मिलके बन रहे हैं, तो ये यूकैरियोटिक हो गए, मल्टी सेल्यूलर हो गए, ठीक है। उसके बाद ये यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि जो इनके ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि इस तरह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है, इस तरह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसलिए ये होगा यूकैरियोटिक। उसके बाद है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके। और ये ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक एक ही बात है, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और फोटोसिंथेटिक यानी कि फोटोसिंथेसिस की मदद से ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं। दे हैव सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, यानी कि प्लांट की जो सेल वॉल जैसे फंगाई की काइटिन से बनती थी, इसी तरह जो प्लांट की सेल वॉल होती है किससे मिलके बनती है, सेल्यूलोज से मिलके बनती है। अब किंगडम प्लांटी में क्या आ गए, एल्गाई आ गए और ब्रायोफाइट्स, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स वगैरह को ब्रायोफाइट्स होते हैं। उसके बाद है किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया क्या होते हैं, सारे एनिमल जो होते हैं वो किंगडम एनिमलिया में शामिल है। दे आर मल्टी सेल्यूलर, यानी कि बहुत सारी सेल से मिलके बनने। ये यूकैरियोटिक है, यानी कि इनके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो अलग अलग
एक सेल के अंदर मौजूद है। दे आर इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ, यानी कि इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। और क्या होता है, ये हेटरोट्रॉफ होते हैं, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं फूड बनाने के लिए। ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ के होते हैं वो खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉफ के होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं जो उनके लिए खाना बनाए। जैसे हम हेटरोट्रॉफ है, हम एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, प्लांट के ऑटोट्रॉफ है क्योंकि वो खुद से अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ organic materials like water, carbon dioxide, sunlight, etc. Okay, तो विदाउट सेल वॉल एग्जाम्पल स्टारफिश, कंगारू। ठीक है, ये सारे क्या है, इवन ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सब किंगडम एनिमलिया में शामिल है क्योंकि ये हेटरोट्रॉफ होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इनके पास इनके ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो सेल में अलग अलग होते हैं। उसके अलावा ये क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर यानी कि बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए होगा किंगडम एनिमलिया। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अभी आपके 5 क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं सेक्शन सी के।